हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी वीडियो। 8वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो हमें तीनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अनुसार हमें 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं। आपको इससे पहले के क्वेश्चन में भी मैंने बताया है कि पूर्णांक संख्याओं में बिल्कुल बीच में आता है 0 और इस तरफ आती है प्लस वाली संख्या। इस तरह ये प्लस अनंत तक जाती हैं और इस तरफ आती हैं बाईं तरफ माइनस अनंत वाली, और बाईं तरफ आती है माइनस वाली संख्याएं और ये माइनस अनंत तक जाती हैं। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। अब हमने यहाँ 3 पूर्णांक लेने हैं, वो भी लगातार आ रहे हैं और बढ़ते क्रम में हो, जैसे 1, 2, 3। ये तीनों पूर्णांक हैं, लगातार भी आ रहे हैं और ये बढ़ते क्रम में भी है। अगर हम 1 को x मान लें तो 2 प्राप्त करने के लिए हमें 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 में जब हम 1 जोड़ेंगे तब 2 आएगा। जब हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। यानी 3 प्राप्त करने के लिए हमें 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। इसी तरह से आप कोई भी 3 पूर्णांक ले लो, 5, 6, 7। यदि हम पहले पूर्णांक को x माने तो दूसरा पूर्णांक प्राप्त करने के लिए हमें पहले में 1 जोड़ना पड़ेगा, और तीसरा पूर्णांक प्राप्त करने के लिए हमें पहले पूर्णांक में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। सभी पूर्णांक इसी रूप में आएंगे, x + 1, x + 2। देखिए 5 में 1 जोड़ रहे हैं तो 6, और 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हमारे 3 लगातार पूर्णांक, वो भी बढ़ते क्रम में, x + 1 और x + 2 हो जाएंगे। माना 3 लगातार पूर्णांक x, x + 1, x + 2। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, हमने ले लिए 3 लगातार पूर्णांक, उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर। क्रमशः का मतलब है कि उनको बारी बारी से, पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करना है, दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करना है और चौथे पूर्णांक को 4 से गुणा कर। अब हम क्या करते हैं? प्रश्नानुसार पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 व 4 से गुणा करने पर। क्वेश्चन में हमें यही कहा है कि इन पूर्णांकों को बारी बारी से गुणा करना है। पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करना है, दूसरे को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से। पहले पूर्णांक में हमने गुणा कर दिया 2 का, फिर दूसरे पूर्णांक में हमने गुणा करना है 3 का, फिर तीसरे पूर्णांक में हमने गुणा करना है से गुणा कर योग करने पर। अब इनका क्या करना है? हमने योग करना है। योग के लिए हमने प्लस का निशान लगा दिया। करने पर योग फल 74 प्राप्त होता है। यानी जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 74। तो यहाँ हम लिखते हैं पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर हमारी ये समीकरण बन रही है। हमने पहले पूर्णांक को 2 से गुणा किया, दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से, फिर उन तीनों पूर्णांकों को जोड़ दिया तो हमारा योगफल कितना आ रहा है? 74। अब 2 का x से गुणा करेंगे 2x। अब ब्रैकेट में आपको हल करना बताया है, जैसे यहाँ हमें दिया है 3 × x + 1। पहले 3 का पहली संख्या से गुणा करना है, फिर 3 का दूसरी संख्या से गुणा करना है। 3 का x से गुणा हो जाएगा तो 3x, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, फिर 3 का x से गुणा 3। इस तरह से ये ब्रैकेट खुल गया। 3 का x से गुणा 3x, फिर 3 का x से गुणा 3। इसी तरह से 4 का पहले x से गुणा करेंगे तो 4x, फिर 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8, और यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस, बराबर 74। अब पहले इसमें जो जो x वाले पद हैं उनको जोड़ लेते हैं हम। 2x और 3x जुड़कर हो गया 5x, 5x और 4x जुड़कर हो गया 9x। x के बिना वाले जो अचर पद हैं उनको जोड़ते हैं। 8 और 3 जुड़कर हुआ 11, बराबर कितना दिया हुआ है? 74। इस तरफ 11 प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, और 74 में से जब हम 11 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 63। 9 x के गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में।
तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 63 में जब हम 9 का भाग देंगे 7, यानी हमारा पहला पूर्णांक क्या था, x ही तो माना था हमने, तो पहला पूर्णांक क्या आया x, और दूसरा पूर्णांक क्या माना था हमने, यानी हमारा पहला पूर्णांक आ गया 7, जबकि दूसरा पूर्णांक हमने माना था x प्लस 1, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1 बराबर x का मान 7 प्लस 1 बराबर 8, और तीसरा पूर्णांक हमने क्या माना था x प्लस 2, x का मान 7 प्लस 2, 7 और 2 जुड़कर कितना हो गया 9, यानी 3 लगातार पूर्णांक 7, 8 और 9, ये लगातार पूर्णांक आ रहे हैं हमारे। अब इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या ये हमारे पूर्णांक सही है या नहीं। हमने 3 लगातार पूर्णांक जो आए हैं इनको क्या करना है, बारी बारी से 2 से, 3 से और 4 से गुणा करना है। 7 को गुणा किया 2 से, 8 को गुणा किया 3 से और 9 को गुणा किया 4 से। उसके बाद इनको जोड़ना है, बराबर कितना आना चाहिए 74 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में कहा है 7 दूनी 14 प्लस 8 तिया 24, 9 चौका 36। अब इनको जोड़ते हैं, हम देखते हैं कि बाईं तरफ भी 74 बन रहा है, यानी 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 का 4 आया और एक कैरी गया यहाँ पर, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी 74 74 दोनों तरफ बराबर आंसर आ रहा है, यानी हमारी ये जो पूर्णांक आए हैं 7, 8 और 9 बिल्कुल सही है। इस तरह से आप हमेशा आंसर निकालने के बाद जो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट या कथन दिया है उसके अनुसार चेक करके देखिए कि हमारा आंसर सही बन रहा है या नहीं। 9th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है, यानी 2 लड़के हैं, एक का नाम राहुल और दूसरा है हारून, आयु है उनका अनुपात 5:7 है। सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि आयु हमें अनुपात में दी हुई है, जबकि हमें तो संख्या में चाहिए आयु। से पहले भी एक अनुपात वाला क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि जब भी अनुपात में क्वेश्चन आए इसको अनुपात हटाकर दोनों तरफ x का गुणा करना है, यानी राहुल की आयु कितनी रही होगी 5x और हारून की आयु कितनी होगी 7x। जब भी आपको अनुपात में संख्या दी हो तो आपने अनुपात हटाकर वहाँ क्या करना है x का गुणा करना है। माना राहुल की वर्तमान, क्योंकि ये हम अनुपात हमें वर्तमान आयु में लिखा है दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ क्या लिखेंगे वर्तमान आयु। अनुपात में 5 है और जब इसको x से गुणा करेंगे तो 5x, और हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी फिर 7x। उसके बाद हमें दिया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, यानी ये तो उनकी वर्तमान आयु है। आज के टाइम में राहुल की आयु है 5x और हारून की आयु है 7x, और 4 वर्ष बाद, अगर 4 वर्ष बाद हम उनकी आयु देखेंगे तो उसमें 4 जुड़ जाएंगे आज से 4 वर्ष बाद, और इसकी आयु में भी 4 जुड़ जाएंगे। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी इन दोनों की आयु जो है इसका जब हम योग करेंगे तो वो कितना आएगा 56 आएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे की वर्तमान में आयु 12 वर्ष है और आज से 4 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी 16, यानी बाद का पूछा है तो हम उसमें 4 जोड़ देंगे। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी, वर्तमान में उसकी आयु 5x है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, 5x प्लस 4 वर्ष। आयु को तो हमेशा हम वर्ष में बताते हैं कि कोई कितने साल का हो गया है, और 4 वर्ष बाद हारून की आयु कितनी होगी, जो उसकी वर्तमान आयु 7x वर्ष है उसमें कितना जुड़ जाएगा 4 जुड़ जाएगा, 7x प्लस 4 वर्ष। के बाद क्वेश्चन में दिया है कि 4 वर्ष बाद हमने लिख दी उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार आपने ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी हो तो भी लिख सकते हो आप, अगर आप सीधा ये लिख दोगे प्रश्न अनुसार तो भी सही है। राहुल की आयु 4 वर्ष बाद कितनी है 5x प्लस 4, और हारून की आयु है 7x प्लस 4। उनका क्या करना है, हमने योग करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो उत्तर कितना आएगा 56 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ x और x वाले पदों को हम जोड़ते हैं, 5x और 7x जुड़कर कितना हो गया 12x, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 बराबर 56।
ये 8 इस तरफ प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, और 56 में से 8 घटाएंगे जब हम तो कितना बच जाएगा 48। 12 इधर गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, और 48 में हम 12 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास x का मान आया 4, जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है उनकी वर्तमान आयु। वर्तमान में हमने उनकी क्या आयु मानी थी वो हम लिख लेते हैं। अतः राहुल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, राहुल की वर्तमान आयु 5x। तो यहाँ हमने 5x में x का मान रखना है। x का मान कितना है 4, 5 गुणा 4 बराबर 20 वर्ष। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने x के पदों में 7x। तो 7x में आप 7x, अब यहाँ पे x का मान लिखिए, x का मान है 4, 7 और 4 का गुणा 28 वर्ष। यानी वर्तमान में राहुल 20 वर्ष का है और हारून 28 वर्ष का है। इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, राहुल की आयु कितनी है 20 और हारून की आयु 28। दोनों में सबसे पहले हम अनुपात चेक करते हैं। दोनों 4 के पहाड़े में आती हैं, ये 4 5 20 और ये 4 7 28। दोनों में अनुपात आ रहा है 5:7, यही हमें क्वेश्चन में दिया था। और वर्तमान से 4 साल बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष, और हारून की आयु 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 32। वर्तमान में तो 28 है, 4 साल बाद हो जाएगी 32। इन दोनों की आयु का योग कितना होना चाहिए 56। देखिए आप दोनों को जोड़ के 56 बन रहा है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में जो जो शर्त दी हुई थी वो हमारे आंसर्स पर लागू हो रही है। यानी राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु कितनी है 28 वर्ष। वर्तमान आयु ही हमसे पूछी गई थी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यहाँ भी हमें फिर से उनकी संख्या में अनुपात दिया हुआ है, जबकि हमें तो क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या चाहिए होती है, वास्तविक संख्या चाहिए। अनुपात इस रूप में दिया है, बालक और बालिका। क्या अनुपात दिया हमें 7:5। इसी अनुपात में हम उनकी संख्या मान लेते हैं। संख्या मानने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ x से गुणा कर देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ, माना कक्षा में तो हम इस अनुपात को संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ x से गुणा कर देंगे। मान लेते हैं हम कक्षा में बालकों की संख्या कितनी है 7x, तो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी 5x। इसके बाद ये, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। प्रश्न से हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार बालकों की संख्या यानी जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। प्रश्न में हमें दिया गया है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। वास्तव में बालकों की संख्या कितनी है 7x और बालिकाओं की संख्या 5x। ये जो बालकों की संख्या है ये बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक यानी 8 ज़्यादा है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम 8 इस तरफ जोड़ेंगे। इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे दो संख्या दी है हमें 18 और 10। यहाँ 18 10 से 8 ज़्यादा है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम 8 उसी संख्या में जोड़ेंगे जो छोटी है, तभी तो दोनों बराबर होंगी। वही यहाँ पे है, क्योंकि बालिकाओं की संख्या बालकों से 8 कम है, तो हम इसमें 8 जोड़ देंगे अगर, तो दोनों बराबर हो जाएंगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। ये बालकों की संख्या है और ये बालिकाओं की संख्या है। क्योंकि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा है और बालिकाओं की संख्या में भी जब हम 8 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी संख्या।
अब हमने क्या करना है, x का मान निकालना है। तो जो चर राशि है उनको बराबर के एक तरफ रख लेते हैं। ये 5x इस तरफ प्लस क्या है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या बच गया, 8। 7x में से 5x घटाएंगे तो 2 बचेगा, बराबर 8। 2 इस तरफ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, यानी x का मान कितना आ गया, 4। ये हमारे पास x का मान आया। जबकि हमसे कक्षा में उन्होंने पूछा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी तो जब लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं कक्षा में, उनको जोड़ देंगे हम तो कुल आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम लिखते हैं बालकों की संख्या। बालकों की संख्या हमने स्टार्टिंग में कितनी मानी थी, 7x। तो x का मान रख देते हैं, 7 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, 28। में बालिकाओं की संख्या मानी थी 5x। तो यहाँ हम x का मान रखते हैं 5 गुणा 4 कितना हुआ, 20। यानी बालक कितने कक्षा में, 28 और बालिकाएं 20। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी किसके बराबर होंगे, कुल विद्यार्थी जितने बालक हैं और जितनी बालिकाएं हैं उन सबकी संख्या को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होगी बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या। बालकों की संख्या हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 28, जबकि बालिकाओं की संख्या दी हुई है 20। तो बालकों की संख्या 28 दी हुई है और बालिकाओं की संख्या 20। 28 और 20 जुड़कर कितना हो गया, 48। यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 48। अब हम इस आंसर को चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 होना चाहिए। बालकों की संख्या आई है हमारे पास 28 और बालिकाओं की 20। दोनों का अनुपात चेक करते हैं। ये 4 7 28 और 4 5 20, 7:5 आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ये बालक हैं 28 और बालिका कितनी है, 20, तो ये संख्या 20 से कितनी अधिक है, 8 ही तो अधिक है। यही क्वेश्चन में कहा गया है। यानी दोनों में अनुपात भी 7:5 आ रहा है और बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक भी है। यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। 28 बालक है और 20 बालिकाएं हैं और दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 48। यानी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 48। इससे आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।